मरियम ब्लश कर गई और तेज़ कदमों से चलती हुई पार्लर के अंदर दाखिल हुई। पप्पू जो गाड़ी के पीछे खिड़की से लटक रहा था, हमज़ा को पुकारा, चाचू। हमज़ा इसके पास आया। जी चाचू की जान। पप्पू ने फरमाइश की, चाचू मुझे आपके नाम की मेहंदी लगवानी है। उफ़ अबे मेरी जान के टोटे लड़के मेहंदी नहीं लगाते हैं बल्कि लगवाते हैं। खैर तो अभी नहीं। हमज़ा ने इसे खिड़की से अंदर किया और समझेगा। काफ़ी सारे काम निपटा कर मैकडॉनल्ड्स से लंच पैक करवा कर अब हमज़ा ने गाड़ी का रुख पार्लर की जानिब किया था। थोड़ी ही देर बाद निखरी डिखरी मरियम बाहर आ गई और जिसके हाथों पैरों में मेहंदी अभी बाहर दिखला रही थी। हमज़ा की नज़रों में उसे देखकर पसंदीदगी उमड़ आई थी। मरियम का गाड़ी में एहतियात से बिठाने के बाद वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। पूरे रास्ते गुड्डू और पप्पू मरियम को उसकी मेहंदी से सजे हाथों को देखते आए थे। घर पहुंचकर हमज़ा ने गाड़ी का अंदर पोर्च में पार्क की थी और गुड्डू और पप्पू को बाहर निकाला और लंच पैक उठाया और ख़ुद मरियम को उतारने में मदद देते हुए हमज़ा ने मरियम को, मरियम रुक जाओ, चलने से तुम्हारे पाँव की मेहंदी ख़राब हो जाएगी, टोका और फिर बड़े आराम से नाजुक सी मरियम को अपने बाजू में उठाकर अंदर अपने बेड में ले आया। अब तो आराम करो, मैं बच्चों को चेक करवा लूँ। माहीन जले पैर की बिल्ली की तरह अपने कमरे में टहल रही थी। हमज़ा उसे बताए बगैर ही सबको लेकर बाहर चला गया था। अभी माहीन इतना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही थी कि उसका सेल फ़ोन बजा। माहीन ने छोटे ही पूछा, जी अहमद भाई बताएं मुझे इसको आज किस जगह डिनर पर लाना है। कमिश्नर अहमद हंस पड़े। क्या माही, ना सलाम ना दुआ, सीधी मतलब की बात पर आ जाती हो तुम। अहमद भाई प्लीज़, आप जानते हैं कि मैं हमज़ा के लिए बहुत ज़्यादा पागल हूँ, इसलिए मुझसे उस मरियम का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। आप मुझे जल्दी से प्लान बताएं। माही ने चीख कर कहा। अच्छा बाबा सुनो, मार्कला हिल्स के पास ही तुम आने सामने 2 रेस्टोरेंट हैं। तुम हमज़ा और बच्चों को लेकर दाएं जाने वाले ट्यूलिप रेस्टोरेंट में आओगी और गार्डन में टेबल सेलेक्ट करके बैठोगी। मैं सामने वाले रेस्टोरेंट से तुम पर नज़र रखूँगा। और फिर 10 मिनट के बाद कमिश्नर अहमद ने उसे तफसील से बाहर से कोई गोली चलेगी और इस मरियम का काम तमाम कर देगी, समझाया। माहीन सारा प्लान सुनकर रिलैक्स हो गई थी और अब शाम के लिए अपना लिबास तैयार कर रही थी। बालों में रूलर्स करते हुए वो गुनगुना रही थी और अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। जब उसे राहदारी में बच्चों के दौड़ने की आवाज़ आई तो वो खामोशी से उठी और दरवाजे की जरी से बाहर देखने लगी। हमज़ा उस मनहूस मरियम को अपने बाजुओं में उठाए कमरे में ले जा रहा था। ये मंजर देखकर माहीन का खून खौल चुका था। बस चंद घंटे और फिर इस मरियम की ज़िंदगी ख़त्म। इसके बाद ये घर जायदाद और ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। माहीन खुद को तसल्ली दे रही थी, हमज़ा सब मेरा होगा। मरियम तकिए से कमर लगाकर बैठी हुई थी जब हमज़ा दोनों बच्चों के साथ हाथ में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। गुड्डू ने मरियम को मुखातिब किया, आओ बेबी लंच करें, बहुत यम्मी है। हमज़ा ने ट्रे बेड पर रखी थी और इसमें बर्गर, नगेट्स और फ्राइज़ और कोक थी। इसके अलावा दोनों बच्चों को प्लेट में उनकी पसंदीदा खाना डालते हुए उसने खुद प्लेट में बर्गर रखकर मरियम के पास आकर बैठ गया। मरियम तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हें लंच करवा देता हूँ। हमज़ा ने बर्गर मरियम की तरफ बढ़ाया। मरियम ने सवालिया उठाया, चाचू बेबी खुद क्यों नहीं खा रही। हमज़ा ने प्यार से गुड्डू को समझाया, बेटा बेबी के हाथ में मेहंदी लगी है, ख़राब हो जाएगी। ओके तो चाचू आप पप्पू को खाना खिलाएं, बेबी को बर्गर मैं खिला दूंगा। उफ़ बेबी को कितना मज़ा आएगा, हम शेयर करके खाएंगे। गुड्डू जोर से बोलता हुआ मरियम के पास आकर बैठ गया। अब मरियम बड़े सुकून से हंसते मुस्कुराते गुड्डू के छोटे छोटे हाथों से नगेट्स और फ्राइज़ खा रही थी और हमज़ा इन दोनों को देख रहा था। गुड्डू चाचू पप्पू को देखें, वो तो मेरा बेबी ब्रदर है, अब ऐसा करेंगे उसे खिला दे। हमज़ा को मुफ्त मशवरा दिया। गोल मटोल सेहतमंद सा पप्पू मुंह पर केचप लगाए फ्राइज़ खा रहा था, बल्कि खा कम गिरा ज़्यादा रहा था। हमज़ा ने उसको पकड़कर अपनी गोद में बिठाया, नैपकिन से मुंह साफ़ किया और उसके साथ साथ उसको भी बर्गर खिलाने लगा। बेबी कल पार्टी में ना पप्पू और मैं डांस करेंगे, तुम खाना खा लो फिर म्यूज़िक सेलेक्ट करते हैं। गुड्डू ने बड़े जोश से मरियम को इत्तला किया। हमज़ा ने दोनों को सजाया। गुड्डू आज से नो मोर बेबी, अब आपकी ये चाची है तो आप चाची बोलोगे। गुड्डू ने एहतजाज किया, बट चाचू चाची तो ओल्ड सा लफ्ज़ है। हमज़ा ने धमकी दी, अब अगर किसी के मुंह से बेबी सुना तो उल्टा लटका दूंगा। हमज़ा तुम इन प्यारे प्यारे मासूम फरिश्तों को कैसे उल्टा लटका सकते हो, मेरी शर्त अभी भी भूले हो क्या तुम। उसने कैसे तुम ये भरोसा कर लो। मरियम ने मलका जज्बात बनकर उसे पीछे से धक्का दिया था। हमज़ा तलतमा कर उठा, उफ़ अल्लाह मोहतरमा आपके 14 नकात मेरे अज़बर हैं,
पहले मैं आपसे अपना हक़ तो वसूल कर लूँ, फिर उसके बाद। हमज़ा ने जवाब दिया और खाली ट्रे उठाकर बाहर निकल गया। पर अमल भी कर लूँगा। हमज़ा के जाने के बाद मरियम ने गुड्डू और पप्पू को ख़बरदार, जो तुम दोनों ने मुझे चाची कहा तो, दोनों को तनबिया की थी। गुड्डू तब्बा, चाची नहीं कहना बेबी, फिर भी नहीं कहूँगा, और अब आपको पिंकी कहना है। मैं तो दोनों को कल फंक्शन के बाद बताऊँगी कि अब मेरा नाम क्या रखना है। शाम ढल रही थी। हमज़ा काफ़ी देर से घर से गायब था। मरियम की मेहंदी सूख चुकी थी और वो हाथ पैर धोकर गुड्डू और पप्पू के साथ लॉन्ग रूम में बैठी हुई थी और पप्पू के साथ म्यूज़िक सेलेक्ट कर रही थी। बेबी ये वाला सॉन्ग अच्छा है, पुराना है, मुझे अच्छा लगता है। अब तो मेरा और पप्पू का डांस देखो। कल रात से हमज़ा एक पल नहीं सोया था। अभी भी थका हारा और घर में दाखिल हुआ और तेज़ तेज़ चलते हुए म्यूज़िक की आवाज़ से इस्तकबाल किया। अंदर आते ही उसने सामने का मंज़र उसकी सारी थकन उड़ा गया। गाना बज रहा था। गुड्डू पप्पू को आइटम डांस अरूज पर था और गुड्डू मटक रहा था। चिकनी चंबेली घर से अकेली था। उसकी छोटी सी तोंद भी हिल रही थी और पप्पू साहब के हाथ में अपना फीडर था, जिसे हमज़ा आज तक नहीं छुड़वा सका था। सुर्ख और सफ़ेद गोल मटोल फूले फूले गालों वाला पप्पू बनियान पहने हुए किसी मस्त मलंग की तरह झूम रहा था और फीडर से हवा पे बवा चढ़ा हुआ था। और उसके हमज़ा ने थोड़ी ही देर तक उसका नाच गाना देखा और फिर कमरे में आकर म्यूज़िक का तार खींच दिया। गुड्डू और पप्पू दोनों झूमते झूमते अपनी जगह साकत हो गए। पप्पू ने मुंह फुलाकर गुस्से का इजहार किया। चाचू म्यूज़िक क्यों बंद किया है? उसने पहले के हमज़ा कोई जवाब देता। ब्लैक जीन्स और मैरून करती लाइट से मेकअप में जगमगाती हुई महीन हमज़ा का मुखातिब करती हुई अंदर दाखिल हुई। हमज़ा, आप लोग अब तक तैयार नहीं हुए, डिनर पर जाना है, लेट हो जाएंगे ना? तो बुकिंग भी करवा चुकी हूँ। मरियम महीन को एक नज़र देखती मुँह बसूरते पप्पू को गोद में उठाकर गुड्डू की उंगली पकड़ते बाहर निकल गई। हमज़ा ने महीन को तसल्ली दी और लंबे मिस महीन, बस 10 मिनट, मैं सबको लेकर आता हूँ। लंबे कदम उठाता हुआ कमरे की जानिब चला गया। हमज़ा कमरे में दाखिल हुआ तो तीनों की नखरीलियों की जोड़े बेड पर बैठी हुई थी। हमज़ा, मरियम चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, और गुड्डू पप्पू शाबाश जल्दी करो, रेडी होना है। तीनों को एक साथ बिठाया। चाचू, हम इस स्विच के साथ बाहर नहीं जाएंगे, मैंने आपको बताया था ना। हमज़ा ने गुड्डू, बस नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, और जल्दी से ना जाओ, 10 मिनट में तैयार हो जाओ। गुड्डू की बात काटी। गुड्डू और पप्पू को बाहर जाने के बाद वो मरियम की जानिब तवज्जो हुआ, जो सर झुकाए अपने हाथ पर लगी मेहंदी के डिज़ाइन को घूर रही थी। हमज़ा को आहिस्तगी से चलता हुआ उसके पास आया। हमज़ा उसके दोनों हाथ थाम कर बगौर देखता हुआ, माशाल्लाह मेहंदी का तो बहुत अच्छा रंग चढ़ा है। मरियम ने किस्मत का कर अपने हाथ छुड़वाने चाहे, पर हमज़ा का गिरफ्त मजबूत था। मरियम इनमें आई। हमज़ा, हाथ छोड़िए प्लीज़ मेरा। हमज़ा ने उसे खींचकर अपनी तरफ किया। उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, और सुनो, चादर ओढ़ कर चलना। मरियम धीरे से बोली। हमज़ा, प्लीज़ मुझे नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मरियम, आज हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझ पर भरोसा करो और 10 मिनट में बच्चों पोर्च में मिलो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। रात का वक्त ओपन एयर रेस्टोरेंट में मद्दम मद्दम लाइट्स और म्यूज़िक के साथ खूनबाग सा माहौल बना हुआ था और हमज़ा, मरियम, गुड्डू, पप्पू, महीन के सारे ही मेज़ के गिर्द बैठे अपना अपना ऑर्डर वेटर को लिखवा चुके थे और अब सब खामोशी से बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। गुड्डू बहुत चौंका था और मरियम के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद ऑर्डर सर्व हो गया और फिर सब अपने अपने खाने में मसरूफ़ हो गए। अभी उन सब ने खाना शुरू किया था कि रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ अंदर दाखिल हुआ ज़ुहैब मरियम को देखकर चौंक गया और अपने दोस्तों को आगे जाने का बोलकर खुद मरियम की जानिब आया। मरियम, तुम शर्म नहीं आती अपने घर को छोड़कर गैरों के साथ गुल छल्ले उड़ाते हुए? ज़ुहैब ने मरियम के पास आकर उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा। हमज़ा तेज़ी से उठा और ज़ुहैब का हाथ अपने झटके से दूर किया। मिस्टर ज़ुहैब, मेरी वाइफ से दूर रहो। ज़ुहैब, क्यों भाई, क्यों दूर क्यों रहूं? मेरी कज़न है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, बोलता हुआ फिर मरियम के करीब आया और इससे पहले कि हमज़ा उसे घूरता तो ताकि एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। कमिश्नर अहमद सादे लिबास में रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे और अभी वेटर की रहनुमाई में अपने लिए कुछ मंगवा रहे थे और इकबाल साहब हाथ में ब्रीफ केस लिए उनकी तरफ तशरीफ़ लाए। कमिश्नर अहमद हाथ मलते हुए बोला, हेलो मिस्टर इकबाल, कैसे हैं आप? मेरा माल लाए हो क्या? इकबाल अहमद साहब, गन लेना पूरे हैं 60 लाख रुपया और मैं ले आया हूँ आपके काम का। साहब ब्रीफ केस दिखाते हुए अहमद ने पूछा,
कौन सा शूटर हाइड किया है? इकबाल साहब ने मुस्कराकर, आपका ही आदमी है जनाब, बस आधे घंटे में काम हो जाएगा, को जवाब दिया। वो दोनों बातें ही कर रहे थे मगर इस बात से बेखबर थे कि रात हमज़ा महीन के फ़ोन का सारा रिकॉर्ड निकलवा चुका था और इस वक्त अब तक उसकी एक एक बात को रिकॉर्ड कर चुका था। और सादा लिबास में बहुत सी इंटेलिजेंस के आदमी कमिश्नर पुलिस को सबूत के साथ गिरफ़्तार करने बैठे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद इकबाल साहब के हायर किए हुए 2 शूटर रेस्टोरेंट में आ चुके थे और एक का निशाना कमिश्नर अहमद था और दूसरे का निशाना मरियम थी। दोनों शूटर्स ने जैसे ही अपने टारगेट का निशाना बांधा था तो सादा से लिबास में मलबूस अफराद ने पकड़कर उसे एहतियात के तौर पर बावजूद भी गोली चल गई थी जो सीधी जाकर मरियम के सामने तने खड़े ज़हीब के दिल के आर पार हुई थी। एक रास्ता बन गया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर सब भाग गए। दूसरी जानिब गोली चलने की आवाज़ सुनकर कमिश्नर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मिस्टर इकबाल, आपका काम हो गया है और अब मेरी इमानत मेरे हवाले कीजिए। इकबाल साहब हैरान हुए थे क्योंकि प्लान के मुताबिक तो अहमद को भी गोली लगनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने हिचकिचाते हुए नोटों से बड़ा ब्रीफ केस कमिश्नर के तब बढ़ाया। कमिश्नर अहमद ने ब्रीफ केस लिया और सादा से लिबास में आदमियों ने उन्हें घेर लिया। मिस्टर अहमद एंड मिस्टर इकबाल, यू आर अंडर अरेस्ट। इन दोनों को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया गया था। सामने एम्बुलेंस खड़ी हुई थी जिसमें ज़हीब की लाश को रखा जा रहा था तो इकबाल अहमद की ज़हीब के मुंह को सफ़ेद कपड़े से ढके हुए था। देख कर साहब जवाब ही दे गए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और आज ऊपर वाले ने उन्हें सज़ा दी थी। 4 माह बाद सुबह का उजाला हल्का फुल्का चल रहा था। बाहर बैठे चौकीदार बाबा ने अपने कमरे घड़ी में टाइम देखा, 6 बज चुके थे। वो मुस्कुराए। 1 2 3 4 जैसे ही वो 10 तक पहुँचे पूरे घर की लाइट्स जल गईं। हमज़ा का अलार्म बजने लगा और मरियम ने खौफ से पहले ही बेखबर सोए हमज़ा को फिर खूनखार नज़रों से हमज़ा के सेल को घूरा। अलार्म बंद करके वो बेड से नीचे उतरी और सीधा गुड्डू पप्पू के कमरे की जानिब चली गई। मरियम ने बड़े प्यार से गुड्डू के बालों में हाथ फेरा। गुड्डू बेटा उठो उठो जाओ ना, सुबह हो गई है। और फेरते हुए उसको गुदगुदाया। गुड्डू आंखें खोले। गुड मॉर्निंग मम्मी। मरियम ने टोका। क्या कहा? गुड्डू ने जल्दी से सलाम किया और वॉशरूम भाग गया। अब मरियम सो रही थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। पप्पू की तरफ बड़ी जो मिकी माउस के दबोचे सो रहा था। मरियम ने पहले ही उसके फूले फूले गाल चूमे। पप्पू जानू उठ जाओ ना, शाबाश। मरियम का दीवाना पप्पू उसकी एक आवाज़ पर उठ गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मरियम उसे अभी तैयार करते हुए हिदायत देकर किचन में आ गई थी। अब वो जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार कर रही थी। इनका वलीमा अगले दिन बड़े धूमधाम से हुआ था। इसी दिन मरियम ने दोनों बच्चों को गोश्त में भरकर खुद को इनकी मम्मी मान लिया था। बाकी इसके शराइत को हमज़ा के मोहब्बतों और शिद्दतों के आगे सारी शराइत दम तोड़ गई थी। अभी वो टेबल लगा रही थी कि उसको स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार गुड्डू पप्पू दाखिल हुए और सीधा ओवन सेट किए हुए वो दोनों माइक की जानिब बढ़े। जी हाँ, माइक की जानिब। मेरे प्यारे चाचू उठ जाएं, सुबह हो गई है, नाश्ता कर लें वरना मेरी मम्मी दोबारा नहीं बना कर देंगी। कमरे में नहा धोकर एसपी की वर्दी पहने हमज़ा गुड्डू की आवाज़ सुनकर मुस्कुराया और अपनी कैप उठाकर बाहर किचन की तरफ बढ़ा जहाँ उनकी खुशियाँ मोहब्बतें उनका इंतज़ार कर रही थीं। और यहाँ पर नावल नखरीली मोहब्बत का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से नावल के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।